हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हीट जनरेटेड इन जनरल बेयरिंग। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हम लोग को पता है जनरल और बेयरिंग के बीच में मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा तो फिर जो हमारा मटेरियल होगा आइदर जनरल का या बेयरिंग का, वो उसकी प्रॉपर्टी चेंज होने लगती है। उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी तो जैसे कि हम लोग पढ़े हैं पहले से कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसके बारे में। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन की वजह से जो मटेरियल का डायमेंशन होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, मटेरियल का डायमेंशन चेंज होगा तो जो हम लोग क्लियरेंस देते हैं, ठीक है, क्लियरेंस या अलाउंस, ठीक है, किस लिए कि डायरेक्ट मेटल टू मेटल कांटेक्ट ना हो जनरल और बेयरिंग के बीच में, और जो हमारा लुब्रिकेंट के लिए स्पेस होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर वो कम हो जाएगा तो क्या होगा, जो हमारा होल सिस्टम है, होल सिस्टम एज ए जनरल एंड बेयरिंग, वो क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा और वर्किंग नहीं होगी उसकी। चलिए यहाँ तक समझ लें कि हीट जनरेट होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो फिर हीट जनरेशन को हम लोग रोक भी नहीं पाते हैं। ठीक है, हीट जनरेट कैसे कैसे होता है, आइदर लुब्रिकेंट के रबिंग से भी होता है, आगे हम देखेंगे, या मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है उसके वजह से भी जनरेट होता है। अब हीट जनरेट हो गया तो फिर क्या करना है, तो हम लोग को उसको डिसिपेट करना है सराउंडिंग में। ठीक है, ये हम जानते हैं सराउंडिंग में ऑटोमेटिक डिसिपेट होगा। लेकिन अगर हीट जनरेशन ज़्यादा है और हीट डिसिपेशन कम है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, या तो एक्सटर्नल कूलिंग करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग लुब्रिकेंट एक्स्ट्रा यूज करेंगे। चलिए इतना हम समझ आ गया। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे, और मेन टॉपिक हीट जनरेटेड इन जनरल बेयरिंग। ये जो पहली 2-3 लाइनें इसको हम एज इट इज़ रीड कर रहे हैं आपके लिए। चलिए रीड करते हैं। द हीट जनरेटेड इन ए बेयरिंग इज ड्यू टू द फ्लूइड फ्रिक्शन। यहाँ फ्लूइड फ्रिक्शन की बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो लुब्रिकेंट होगा उनके बीच में भी फ्रिक्शन होगा, वहाँ से भी हीट जनरेट हो सकता है। या एंड फ्रिक्शन ऑफ द पार्ट्स हैविंग रिलेटिव मोशन। ठीक है, जो हमारे पार्ट्स हैं बेयरिंग जनरल, ठीक है, या उसमें अगर रोलर है तो रोलर, ठीक है, कोई भी और पार्ट हो तो वो भी क्या करेगा, रिलेटिव मोशन होगा, उसके वजह से भी हीट जनरेट होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आप लोग दिमाग में ये होगा क्वेश्चन कि अगर ये बेयरिंग है तो बेयरिंग तो स्टेशनरी होता है, तो फिर रिलेटिव मोशन कैसे आ गया। तो फिर हम लोग को ये सोचना होगा कि जब हम लोग एक चीज़ स्टेशनरी होता है और जनरल हमारा रिवॉल्विंग है तो रिलेटिव मोशन तो आना ही है, क्योंकि जो स्पीड जनरल की होगी वही एज ए होल स्पीड जनरल और बेयरिंग की होगी। क्यों, क्योंकि बेयरिंग हमारे स्टेशनरी होता है। ठीक है, आगे आते हैं। हीट जनरेटेड इन बेयरिंग कितना हो जाएगा, क्यू जी, ये म्यू इंटू डब्लू इंटू वी। म्यू हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, डब्लू हमारा लोड है, ठीक है, वी हमारा है रबिंग वेलोसिटी। ठीक है, रबिंग वेलोसिटी मटेरियल टू मटेरियल कॉन्टेक्ट, मटेरियल टू मटेरियल उसके बीच का, ठीक है, जो पार्ट्स है हमारे उसके बीच का जो रिलेटिव मोशन हो रहा है वो वेलोसिटी यहाँ लेते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन जनरली हम लोग जनरल का ही लेते हैं, क्योंकि बेयरिंग हमारा स्टेशनरी होता है। उसका यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड और जूल पर सेकेंड। ठीक है, वही चीज़ नोटेशन वेयर म्यू इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, डब्ल्यू इज इक्वल टू लोड ऑन द बेयरिंग इन न्यूटन। जो डब्ल्यू है हमारा वो लोड है बेयरिंग पे न्यूटन में, लेकिन कैसे निकालते हैं इसको, प्रेशर ऑन द बेयरिंग इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, यहाँ आ रहा है ये एरिया है, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द बेयरिंग इन मिलीमीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है, लेंथ ऑफ द बेयरिंग इंटू डायमीटर ऑफ द बेयरिंग। तो वही यहाँ पे प्रेशर इंटू एल इंटू डी। ठीक है, v इज इक्वल टू रबिंग वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड और पाई डी एन अपॉन 60। ठीक है, डी किस में होगा, मीटर में होगा। ठीक है, जनरली डी जो गिवन होता है वो मिलीमीटर में होता है।
ठीक है, तो मिलीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। एन हमारा है स्पीड ऑफ द जर्नल इन आरपीएम, क्योंकि जो बेरिंग है वो तो स्टेशनरी है, तो जर्नल की स्पीड ही हम लोग यहाँ पे लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग अभी तक हीट को जनरेट कर दिए। ठीक है, जर्नल और बेरिंग मूव कर रहा है, उसके वजह से हीट जनरेट हो गया। अब जितना हीट जनरेट हो रहा है उसको डिसिपेट भी तो करना है। ठीक है, कूलिंग भी तो करना है, उसका सराउंडिंग में डिसिपेट भी होगा, तभी तो वो हमारा मटेरियल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर हमारा मेटल हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, उसके डायमेंशन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया हम लोग को। तो अब हीट डिसिपेशन क्या कितना होता है और कैसे हीट डिसिपेट किया जाए उसके बारे में देखते हैं। आफ्टर द थर्मल इक्विलिब्रियम हैज़ बीन रीच, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम यानी जितना हीट जनरेट हो रहा है उतना ही डिसिपेट हो जा रहा है। ठीक है, क्यू जी इक्वल टू क्यू डी, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। ठीक है, पहले जितना हीट जनरेट हो रहा होगा उससे ज़्यादा डिसिपेट हो जा रहा होगा। ठीक है, सॉरी, उतना डिसिपेट हो जा रहा है, तो हमारा क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में हम लोग। Heat will be dissipated at the outer surface of the bearing at the same rate at which it is generated in the oil film। ठीक है, वही चीज़ बताया गया थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। हीट विल बी डिसिपेटेड, यानी जितना हीट आ रहा है वो डिसिपेट हो जा रहा है एट द आउटर सरफेस ऑफ द बेरिंग, बेरिंग के आउटर सरफेस पे, एट द सेम रेट एट विच इट इज जनरेटेड इन द ऑयल फिल्म। ठीक है, और ऑयल फिल्म में जो जनरेट हो रहा है वही। ठीक है, वो क्या हो रहा है उसी टाइम पे बेरिंग से सराउंडिंग में डिसिपेट हो जा रहा है। तो हीट डिसिपेशन कितना है, हीट डिसिपेशन बाय द बेरिंग। ठीक है, और ये क्या होता है, क्यू जी इक्वल टू सी ए ब्रैकेट में टी बी माइनस टी ए, और ये जूल पर सेकंड या वाट। ठीक है, जूल पर सेकंड या वाट, क्यू जी यहाँ जूल पर सेकंड, इसको वाट ही कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे जूल पर सेकंड और यहाँ वाट लिख दिए, दोनों का डायमेंशन सेम ही है। ठीक है, डायमेंशन नहीं है, जो जूल पर सेकंड यहाँ पे वाट ही होता है। ठीक है, वैसे ये हम लोग ये एक्सप्रेशन जब HMT पढ़े थे पिछले सेमेस्टर में, तो वहाँ पे इस एक्सप्रेशन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो बहुत लोगों को ये देखा देखा लग रहा होगा, तो हम लोग के लिए और आसानी हो जाएगी। C इज इक्वल टू हीट डिसिपेशन कोफिशिएंट इन वाट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस। जो C हमारा है वो हीट डिसिपेशन कांस्टेंट है, और इसकी यूनिट क्या है, वाट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस। A इज इक्वल टू प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द बेरिंग इन मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या प्रोजेक्टेड एरिया है यहाँ पे, और ये क्या है L इंटू डी, अभी हम लोग यहाँ भी देखे हैं W की जगह P इंटू एल इंटू डी। ठीक है, तो L इंटू डी हो गया यहाँ पे। वेयर टी बी जो टर्म था अभी वो क्या है, टेम्परेचर ऑफ द बेरिंग सरफेस इन डिग्री सेल्सियस। T इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हम लोग जो नोटेशन फार्मूला में यूज़ किए थे वो नोटेशन के बारे में देख लिए कि टी बी क्या था, टी ए क्या है, सी क्या था। ठीक है, आगे एक स्टार है, स्टार हम इसलिए बनाते हैं कि ये हम लोग यूज कर सकें अगर एग्ज़ाम में कोई वैल्यू ना दी हो तो क्या किया जाए। ठीक है, स्टार क्या है, द एवरेज वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, सी की एवरेज वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ डी हीट डिसिपेशन। ठीक है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ हीट डिसिपेशन है उसका जो एवरेज है, ठीक है, जो एवरेज वैल्यू है वो हम लोग अपने से ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या क्या गिवन है, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन एग्जाम में दिया हो और सी की वैल्यू गिवन ना हो। अगर सी की वैल्यू गिवन होगी तो फिर हम लोग को जो गिवन वैल्यू है वही लेना है, तो फिर हम लोग जो भी डिस्कस करने वाले हैं वो वैल्यू नहीं लेंगे। आगे आते हैं, एवरेज वैल्यू कितनी लेनी है, फॉर अनवेंटिलेटेड बेरिंग स्टील एयर, यानी जो बेरिंग है वहाँ पे, मतलब जहाँ पे वेंटिलेशन ना हो, अगर बेरिंग और जर्नल ऐसे जगह लगा हो जहाँ पे वेंटिलेशन ना हो, स्टिल एयर हो, वहाँ पे सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 140 टू 420 वाट मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फॉर वेल वेंटिलेटेड बेरिंग। ठीक है, वेल वेंटिलेटेड मतलब
जहाँ पे वेंटिलेशन की अच्छी सुविधा हो। यहाँ वेंटिलेशन की अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे जर्नल और बीडिंग लगा हुआ है वहाँ पे उस रूम में या उस जगह पे एयर का वेंटिलेशन अच्छा हो। ठीक है, तो वहाँ पे सी की वैल्यू कितना लेना है 490 to 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट। इट हैज़ बीन शोन बाय एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है। टी बी माइनस टी ए, टी बी माइनस टी ए कहाँ देखे थे हमने अभी पिछला फॉर्मूला में देखे थे। तो टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू 1/2 टी नॉट माइनस टी ए। ठीक है, टी नॉट माइनस टी ए बराबर हो जाएगा वेयर टी नॉट इज अ टेम्परेचर ऑफ द ऑयल फिल्म। यहाँ टेम्परेचर ऑफ द ऑयल फिल्म का मतलब है कि टेम्परेचर ऑफ द लुब्रिकेंट, उन लोगों का जो लुब्रिकेंट होते हैं उनके कुछ स्टैंडर्ड टेम्परेचर सेट होते हैं। ये जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लिए हीट जनरेशन और हीट डिसिपेशन। ठीक है, अगर हीट जनरेशन हमारा हीट डिसिपेशन से ज़्यादा होता है तो क्या करना है, उसके लिए एक स्टार और है। ठीक है, the mass of oil to remove the heat generated at the bearing may be calculated